यस, थिंक एंड ग्रो रिच की बुक को भी हम रीड कर रहे हैं और उसके साथ साथ पिछली बार जो हमारे सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे, आप सभी लोगों के साथ में धनवान होने की तरफ हमारा छठा कदम इच्छा की कार्रवाई में क्रिस्टलीकरण है ना। किस तरह से आपको अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप सुपर रिच या सुपर सक्सेसफुल होने के लिए लगातार आगे बढ़ना है, राइट। और उसमें आप सभी के साथ में मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने जीवन में कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी सुपर रिच बन सकता है, सुपर सक्सेसफुल बन सकता है। उसके लिए आपको लगातार एफर्ट्स लगाते हैं। और एक मोस्ट एग्जाम्पल हमने इसमें रीड किया था हेनरी फोर्ड का, और उसके बाद में उन्होंने ऑटोमोबाइल करियर की शुरुआत की थी और किस तरह से उन्होंने अपनी सफलता को पाया है। तो एक बार हम इससे पहले वाले पैराग्राफ को देखते हैं। हम उन पुरुषों को देखते हैं जिन्होंने बड़ी संपत्ति जमा की है, लेकिन हम उनकी अस्थायी पराजय की अनदेखी करते हुए अक्सर उनकी जीत को तो पहचानते हैं जो उनके वहां पहुंचने से पहले उन्होंने प्राप्त की, है ना। हम लोगों की सफलता को देख लेते हैं। उन्होंने जब अपनी जमा पूंजी जमा किया है, राइट, जितना पैसा उन्होंने जमाया है उसको तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कई बार वो असफल भी हुए हैं और उन्होंने कई बार अपने जीवन के अंदर असफलता का स्वाद चखा है। इस दर्शन का कोई भी अनुयायी अस्थायी हार के समुचित अनुभव के बिना संपत्ति जमा करने की उम्मीद नहीं कर सकता। इट मीन्स यहाँ पर दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बात कही है कि कोई भी व्यक्ति जब तक उसको अस्थायी हार नहीं मिलती तब तक वह कभी भी जीत का स्वाद नहीं चख सकता। इसे एक संकेत को इसे एक संकेत की तरह ही ले कि आपकी योजना सही नहीं थी, है ना। इसको एक आप इस कुदरत का एक नेचर का इशारा समझे कि जो आपने अपनी योजना को बना था वह कहीं ना कहीं सही नहीं थी। योजनाओं का पुनर्निर्माण करे और एक बार फिर अपने जहाज को तैयार कर ले। यहाँ पर क्या कहा है कि अपनी योजनाओं को फिर से आप देखें उसको, है ना, और फिर से अपने तैयारियां पूरी कर ले और अपने प्रतिष्ठित लक्ष्य की ओर रवाना करें। यदि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले प्रयास करना छोड़ देते हैं तो आप एक कामचोर है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और यहाँ पे एक क्योट भी दिया है, एक कामचोर कभी विजेता नहीं बनता और एक विजेता कभी इरादा नहीं छोड़ता। वाह, वंडरफुल। इसमें क्या कहा गया है कि अगर जो लोग कामचोर होते हैं वो कभी भी न तो विजेता बन सकते हैं। और कामचोर कौन होता है? जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही प्रयास करना छोड़ देता है। जब तक आप लगातार प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली आपकी गुंजाइश होती है कि आप सफल हो जाए, लेकिन अगर आप प्रयास ही करना छोड़ देंगे तो वो 100% गारंटी हो जाती है कि आप सफल नहीं होंगे। तो अगर आप अपने लक्ष्य गोल ड्रीम्स को पूरा करने से पहले प्रयास करना छोड़ देते हैं, इट मीन्स आप एक कामचोर है। और एक कामचोर कभी विजेता नहीं बन सकता और एक विजेता कभी भी अपना इरादा नहीं छोड़ता। इस वाक्य को उठाओ, कागज के टुकड़े पर छोट मोटे मोटे अक्षरों में लिखो और वहां लगाओ जहां आप हर सुबह काम करने के लिए जाने से पहले, हर रात सोने से पहले से देख ले। जब आप अपने मास्टरमाइंड समूह के लिए सदस्यों का चयन करने की शुरुआत करते हैं तो उन लोगों का चयन करने का प्रयास करें जो हार को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जब आप किसी कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं तो ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बने, ऐसे लोगों का ग्रुप बनाएं जो कभी भी हार से विचलित नहीं होते हैं। कुछ लोगों का मूर्खतापूर्ण मानना है कि केवल पैसा ही पैसे को बना सकता है। यह सच नहीं है। यहाँ नीचे लिखे गए सिद्धांतों के माध्यम से इच्छा अपने मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित हो जाती है। यह वह एजेंसी है जिसके माध्यम से पैसा बनता है। पैसा अपने आप में कुछ भी नहीं बल्कि एक निष्क्रिय वस्तु है। यह चल नहीं सकता, सोच नहीं सकता या बात नहीं कर सकता, लेकिन यह सुन सकता है। जब एक आदमी इसकी इच्छा करता है, इसे बुलाने के लिए आवाज देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इन्होंने क्या कहा कि पैसा सिर्फ एक कागज के टुकड़े नहीं है, राइट, या फिर पैसे से ही पैसा नहीं बनाया जा सकता। पैसा, ये उन्होंने बात माना है कि वो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ठीक है, लेकिन यह सुन सकता है। जब भी आप इसको दिल से आवाज देते हैं तो यह दौड़ा भी चलाता है। और हम एफर्मेशन भी दोहराते हैं ना, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब भी मैं पैसे को बुलाता हूँ दौड़ा चलाता है। पैसा मेरे पास हर समय रहना पसंद करता है। तो राइट, अभी सेवाओं की बिक्री का नियोजन, जो आपकी सर्विसेज है उसको कैसे किस तरह से सेल्स करेंगे हम। इस अध्याय का शेष भाग व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन के तरीकों और साधनों का एक विवरण पर दिया गया है। वह जानकारी जिससे यहाँ अवगत करा गया है कि
यह किसी प्रकार की व्यक्तिगत सेवाओं का विपणन करने वाले व्यक्ति को व्यवहारिक मदद करेगी, लेकिन इसका अमूल्य लाभ उन लोगों को होगा जो अपने चुने हुए व्यवसायों में नेतृत्व करने की ख्वाहिश रखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्या कहा गया है, आप चाहे किसी भी फील्ड में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, वो तभी लोगों की मदद करेगी, उनका लाभ उनको तभी होगा जब वे अपने पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, राइट। जब तक लोग खुद से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उनको वे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। धन जमा करने के लिए बनाए गए किसी भी उपक्रम में सफलता के लिए बुद्धितापूर्ण योजना बनाना आवश्यक है। उन लोगों के लिए यहाँ विस्तृत निर्देश प्राप्त हो जाएगा जो लोग व्यक्तिगत सेवाओं की बिक्री से धन का संचय शुरू करना चाहेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया है कि पैसा जमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए तो आपको अपने जीवन में पूरे विजडम के साथ बुद्धिमत्ता पूर्ण आपको योजनाएं बनाना आवश्यक है। बिना योजना के कभी भी कोई भी गोल ड्रीम को नहीं पूरा किया जा सकता है। और उसके साथ साथ यह जानना प्रोत्साहक होना चाहिए कि व्यवहारिक रूप से सभी महान भाग्य व्यक्तिगत सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में विचारों की बिक्री से शुरू होता है। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होता है, हमारे विचारों से शुरुआत होता है ना। उसकी जब आप विचारों की सेल्स करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे वही हमारे लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल चीजें होने लगती है। मोटे तौर पर दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक प्रकार को नेता के रूप में जाना जाता है और दूसरे को अनुयायी के रूप में। शुरू से शुरू में ही तय करें कि क्या आप अपने चुने हुए क्षेत्र में एक नेता बनने का इरादा रखते हैं या एक अनुयायी बनना चाहते हैं। प्रतिफल में अंतर विशाल है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये कहा गया है इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक नेता बनने चाहते हैं, एक उनके फॉलोअर्स बनना चाहते हैं। तो आपको ये सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप लीडर बनना चाहते हैं या फिर आप किसी के फॉलोअर बनना चाहते हैं। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। और उसके अंदर सबसे बहुत बड़ा इसमें एक डिफरेंस भी आता है। अनुयायी उस यथोचित प्रतिफल की उम्मीद नहीं कर सकते जिसका एक नेता हकदार होता है। हालांकि कई अनुयायी इस तरह के भुगतान की उम्मीद की गलती करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो एक नेता, एक लीडर अपने जीवन में पाता है वो कभी भी उनके फॉलोअर्स, अनुयायी नहीं पा सकते हैं। जबकि ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो भी सेम पाने की इच्छा रखते हैं। यह एक अनुयायी का अपमान नहीं है, दूसरी ओर यह एक अनुयायी बने रहने के लिए श्रेय नहीं है। अधिकांश महान नेताओं ने अनुयायियों की क्षमता में शुरुआत की थी। वे महान नेता बन गए क्योंकि वे बुद्धिमान अनुयायी थे। कुछ अपवादों को कुछ अपवादों के साथ जो आदमी समझदारी से एक नेता का अनुसरण नहीं कर सकता है वह एक कुशल नेता नहीं बन सकता। जो आदमी अधिकतम कुशलता के एक नेता का अनुसरण कर सकता है, आमतौर पर वही आदमी सबसे तेजी से नेतृत्व में विकसित हो सकता है। एक बुद्धिमान अनुयायी को कई फायदे होते हैं। उसके पास अपने नेता से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर होता है। वंडरफुल। इसमें क्या कहा गया है कि जो नेता है वो लगातार आगे बढ़ते हैं, राइट। हाँ, कुछ बुद्धिमान अनुयायी भी आगे बढ़ सकते हैं, वो नेता बन सकते हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले अपने नेता को, अपने लीडर को फॉलो करना होगा। जैसे वो करता है उसमें भी आपको लगातार उसी तरह से काम को करना है। एंड डेफिनेटली धीरे धीरे आप भी नेतृत्व के गुण अपने जीवन में डेवलप कर लेते हैं और फिर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपके वो लीडर पहुंचे हुए हैं। नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन है, नेतृत्व के महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है। अब एक व्यक्ति को लीडरशिप की भावना डेवलप करने के लिए, अपने अंदर नेतृत्व के गुण लाने के लिए कौन कौन से उसको चीजों को ध्यान रखना है, उसको डिटेल में भी हम समझने वाले हैं। नंबर एक, स्वयं के ज्ञान और किसी के व्यवसाय के आधार पर अटूट विश्वास। कोई अनुयायी एक नेता के प्रभुत्व में नहीं आना चाहता है जिसमें आत्मबल और साहस का अभाव है। कोई बुद्धिमान अनुयायी बहुत लंबे समय तक इस तरह के एक नेता के प्रभुत्व में नहीं रहेगा। इन्होंने क्या कहा है, स्वयं का ज्ञान और किसी के व्यवसाय के आधार पर अटूट विश्वास। जिसका ऑलरेडी व्यवसाय चल रहा है उसको उस पर विश्वास होना चाहिए। और बहुत से लोग इस जर्नी में आना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन जो आ पाते हैं, राइट, तो उनको भी अपने
लीडर की तरह बनने का मौका मिलता है। सेकंड, आत्म संयम। जो आदमी खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता है, दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। आत्म संयम एक के अनुयायियों के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण स्थापित करता है, जिसका अधिक बुद्धिमान लोग अनुसरण करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, इन्होंने क्या कहा है कि जो आदमी खुद को ही नियंत्रित नहीं कर सकता है, खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता है, खुद के डेली रूटीन को नहीं बना सकता है, खुद बुक रीडिंग नहीं कर सकता है, खुद एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, खुद ग्रेटिट्यूड नहीं फील कर सकता है, तो दूसरे लोगों को क्या सिखा पाएगा? राइट। जब आप करते हैं खुद से, तभी तो आप पूरे, एक मैं कहूंगा कि एटीआर के साथ में, है ना, आपका हक बन जाता है, अपने एक राइट बन जाता है कि आप दूसरे लोगों को भी सिखा सकते हैं, बता सकते हैं उसके बारे में। नंबर 3, न्याय की गहरी समझ। उनको सिस्टम पर भरोसा होता है और उसकी गहरी समझ उनको होती है। और न्याय की भावना के बिना कोई नेता अपने अनुयायियों के बीच अपनी पकड़ और सम्मान नहीं बनाए रख सकता है। उन्होंने क्या कहा, जब तक आप लोगों को न्याय की दृष्टि से नहीं देखते हैं, न्याय की दृष्टि का मतलब जिसने अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करना है, जो नहीं कर पा रहा है तो उसको बताना है भैया आप नहीं कर पा रहे हैं। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, निर्णय की निश्चितता। वेरी गुड। जो आदमी अपने फैसले में ढुलमुलापन दिखाता है, वह खुद के बारे में सुनिश्चित नहीं होता है, यह सफलतापूर्वक दूसरों का नेतृत्व नहीं कर सकता। यानी अगर आपको अपने निर्णय के अंदर, उसके अंदर निश्चितता नहीं है ना, एक बार सोचते हैं आज मैं ये करता हूँ, कल ये करता हूँ, परसों ये करूंगा, ओके इसमें रिजल्ट नहीं आया, ये करता हूँ, है ना, आप जस्ट लाइक मंकी की तरह इस पेड़ से उस पेड़ पर दौड़ते भागते रहते हैं। आपके अंदर एक निर्माण करने की, क्रिएटिविटी की निश्चितता नहीं है, तो डेफिनेटली आप भी सफल नहीं हो सकते हैं। नंबर 5, योजनाओं की निश्चितता। सफल नेता अपने काम की योजना बनाता है और अपनी योजना से जो काम करता है। एक नेता जो व्यवहारिक निश्चित योजना के बिना अटकलों से चलता है, पतवार के बिना एक जिहाज के बराबर होता है, जल्दी ही या थोड़ी देर बाद वह चट्टानों से टकरा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपने अपनी योजनाएं नहीं बनाई है, उनको अपने इम्प्लीमेंट करना शुरू नहीं किया, अगर बिना योजनाओं के आप आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत ही जल्दी अटकने वाले हैं, रुकने वाले हैं, है ना, आप बहुत जल्दी स्टक होने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भुगतान किए गए की तुलना में अधिक के लिए करने की आदत। नेतृत्व के दंडों में से एक, नेता के एक हिस्से में अपने अनुयायियों को आवश्यकताओं की तुलना में अधिक इच्छा की आवश्यकता होती है। इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब हम दूसरों को देना शुरू करते हैं, तो हमारा ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम ज्यादा दें, न कि आपको पाने की हमेशा इच्छा रखनी है। जैसे जैसे आप दूसरों को देते चले जाएंगे, डेफिनेटली आप बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक आकर्षक व्यक्तित्व। फुहड़, लापरवाह व्यक्ति एक सफल नेता नहीं बन सकता। नेतृत्व सम्मान को कहा जाता है। अनुयायी एक ऐसे नेता का सम्मान नहीं करेंगे जो एक आकर्षक व्यक्तित्व के सभी कारकों में उच्च स्थान पर नहीं ठहरता। इट मीन्स आपका जो पर्सनैलिटी है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, चाहे वो इंटरनल पर्सनैलिटी है, चाहे वो आउटर पर्सनैलिटी है। देखिए, आउटर पर्सनैलिटी हमें दिखती है हमारी बॉडी लैंग्वेज से, किस तरह से हमारी एनर्जी होती है, लेकिन जो इनर पर्सनैलिटी है, जो आपका एक्सपीरियंस होता है, जब दूसरे लोगों को सर्विस देते हैं, आपकी भावनाएं क्या है, किस तरह से आप चीजों को डिलीवर करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कारक वहां पर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सहानुभूति और समझ। सफल नेता को अपने अनुयायियों के प्रति सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें इसके अलावा उसे उन्हें और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, सफल जितने भी लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके मन के अंदर सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो उनके पार्टिसिपेंट्स है, कस्टमर है, ऑडियंस है, अनुयायी है, उनकी प्रॉब्लम को समझते आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, विस्तार की महारत। सफल नेतृत्व नेता की स्थिति के विवरण की महारत के लिए करता है ना। सफल नेतृत्व क्या करता है, जो भी आज आपके जीवन के अंदर स्थिति है, उसका विवरण, विवरण मतलब पूरा उसको एक्सप्लेन करता है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे हम इसको बदल सकते हैं, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, तो उसका पूरा डिटेल उसके पास होता है, तो उसकी महारत उसको होती है। तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत ही जल्दी ग्रो करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, पूरी जिम्मेदारी ग्रहण करने की संपत्ति। केवल सफल नेता को अपने
अनुयायियों की गलतियों और कमियों की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह इस जिम्मेदारी को स्थानांतरित करने की कोशिश करता है तो वह नहीं कर पाता या नहीं कर जाएगा। यदि उसका कोई अनुयायी एक गलती करता है तो वह खुद को अक्षम दिखाता है, तो नेता को मानना चाहिए कि यह उसकी अपनी विफलता है। यानी यहाँ पर क्या कहा गया है, उसको अपनी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना। देखिए, एक बहुत अच्छी बात कही है खान सर का, जो वो कहते हैं कि अगर जो बच्चा स्कूल में नहीं गया है ना, किसी कंपटीशन में नहीं बैठा है, उसने तैयारी नहीं की है, तो बच्चा फेल हो सकता है। डेफिनेटली पूरी उसकी पॉसिबिलिटीज है फेल होने की। लेकिन जो बच्चा स्कूल में आ गया है, क्लास में आ गया है, अगर उसके बावजूद भी वो फेल हो जाता है, तो उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी है उस टीचर की, जिस टीचर ने उसको पढ़ाया है। उस टीचर के पास ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, वो बच्चे को डिटेल में आराम से एक्सप्लेन कर दे और इजी वे में बच्चा भी समझ पाए। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए टीचर। ठीक इसी तरह से यहाँ पर क्या बताया गया है, आपको भी अपने कस्टमर, अपने ऑडियंस, क्लाइंट की सफलता को, उनके उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सहयोग। जब तक आपके जीवन के अंदर दोस्तों सहयोग की भावना नहीं है, आप तेजी से ग्रो नहीं कर सकते हैं। सफल नेता को सहकारी प्रयास के सिद्धांत समझना और लागू करना चाहिए, और अपने अनुयायियों को ऐसे ही करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए। नेतृत्व शक्ति की मांग करता है और शक्ति सहयोग की मांग करती है। वाव! यानी कि आपको हमेशा लगातार सहयोग करते रहना चाहिए, है ना। ये आप जानते हैं अच्छे से, नेतृत्व को हमेशा शक्ति की जरूरत होती है, और शक्ति को हमेशा सहयोग की जरूरत होती है। सहयोग से ही शक्ति बढ़ती है। नेतृत्व के दो रूप है। सबसे पहला पहला सबसे प्रभावी अनुयायियों की सहमति और सहानुभूति के साथ नेतृत्व है। दूसरा, अनुयायियों की सहमति और सहानुभूति के बिना वाला सहानुभूति के बिना बल द्वारा नेतृत्व है। यानी कि अगर जब हम अपने पार्टिसिपेंट, कस्टमर, ऑडियंस के साथ में, उनकी सहमति के साथ में इन चीजों को करते हैं, दैट इज दूसरा होता है उनकी सहमति के बिना करते हैं। कुछ लोग करते हैं ना जबरदस्ती, चलो ये भी हमारे फील्ड में आ जाए, ये भी ग्रो हो जाए, लेकिन पर्सन का अपना इंटरेस्ट ही नहीं है, पर्सन के अपने एफर्ट्स ही नहीं है, पर्सन के अपने प्लान ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो नहीं तेजी से आगे बढ़ पाता है। इतिहास ऐसे सवालों से भरा पड़ा है कि बल द्वारा नेतृत्व नहीं किया जा सकता। मोस्ट इंपोर्टेंट, हमारा इतिहास चीज से भरा पड़ा है कि आप सिर्फ ताकत के दम पर ही किसी का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। तानाशाह और राजाओं का पतन और अन्य तानाशाह और राजाओं का पतन और लुप्त होना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि लोग अनिश्चित काल तक बलात् नेतृत्व का पालन नहीं करेंगे। यानी कि इतिहास में देखिए दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल इतने भरे पड़े हैं कि वो अपने जीवन में असफल हो गए, आगे नहीं बढ़ पाए। इसका मतलब है कि अनिश्चित काल तक आप किसी के साथ में जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो आपका पतन होना निश्चित है। दुनिया ने अभी अभी नेता और समर्थकों के बीच संबंधों के एक नए युग में प्रवेश किया है, जो आचार और धर्म में स्पष्ट रूप से नए नेताओं और नेतृत्व के एक नए ब्रांड की मांग करता है। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या कहा गया है कि इस दुनिया भरे में लगभग सभी नेता और समर्थकों के बीच में संबंध स्थापित होने लगा है, राइट, जो पूरी तरह से उनके ब्रांड के रूप में दिखता है। लोग ब्रांड की आज मांग ज्यादा करते हैं और लोकल चीजों को भी इंपोर्टेंस ज्यादा नहीं देते हैं। जो लोग बल द्वारा नेतृत्व के पुराने स्कूल के हैं, उन्हें नेतृत्व के एक बड़े ब्रांड की एक समझ हासिल करनी होगी। वे अनुयायियों की श्रेणी और पंक्ति में निर्वासित हो जाना चाहिए। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी पुरानी सोच के साथ इन चीजों को कर रहे हैं, उनको हमेशा बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो पुरानी सोच के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली सफलता उनके मार्ग में बाधक बनने वाली है। भविष्य में नियोक्ता और कर्मचारी या नेता और अनुयायी का रिश्ता व्यवसाय के लाभ के समान विभाजन पर आधारित आपसी सहयोग में से एक होगा।
भविष्य में नियोक्ता और कर्मचारी के रिश्ते में ऐसा किया गया की तुलना में कहीं अधिक एक साझेदारी की तरह वो हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट उन्होंने क्या कहा गया है कि अगर आपका अतीत के अंदर कोई रिश्ता है ना, तो उसमें से अगर आप सहयोग उसमें नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहां पर सहयोग बनाए रखते हैं लगातार, तो वो रिश्ता भी लंबे समय तक जाएगा, आपकी पार्टनरशिप भी लंबे समय तक जाएगी। इसको यूं समझे जैसे बिजनेस में दो पार्टनर हैं, अगर एक पार्टनर ही लगातार उसमें सहयोग करता रहे, काम करता रहे, पूरा अपना बेस्ट देता रहे, दूसरा कुछ ना करे, तो डेफिनेटली है कि वो रिश्ता लंबा नहीं चलेगा। लेकिन उस पार्टनरशिप में अगर दोनों लोग बराबर से अपना एफर्ट्स लगाते हैं, एनर्जी देते हैं, उसमें पूरी तरह से डिटेल में काम करते हैं प्लानिंग के साथ में, तो बड़ी ही लंबे अपनी पार्टनरशिप को रख पाएंगे। नेपोलियन जर्मनी के केसर विल्हेम, रूस के जॉर और स्पेन के राजा ब्लात नेतृत्व के उदाहरण थे। यानी कि पास्ट में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, चाहे वो यूएस से रहा हो, राइट, स्पेन रहा हो, या फिर रशिया रहा हो, इन्होंने अपने बल के दम पर दूसरे देशों के अंदर राज किया है। उनके नेतृत्व बीत चुके हैं, अधिक कठिनाई के बिना कोई भी इन पूर्व नेताओं के प्रोटोटाइप को अमेरिका के व्यापार, वित्तीय और श्रम नेताओं के बीच इंगित कर सकता है, जिनके गद्दी से वाला हटाए जाने या त्यागपत्र देने की उम्मीद की गई है। केवल अनुयायियों की सहमति द्वारा नेतृत्व ही वह ब्रांड है जो सहन किया जा सकता है। वाह, वंडरफुल दोस्तों, इन्होंने क्या कहा गया है कि सिर्फ लोगों की सहमति से ही आप ब्रांड बन सकते हैं, आप लगातार नेतृत्व कर सकते हैं। मनुष्य अस्थायी रूप से बलात् नेतृत्व का अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा खुशी से कभी भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ लोग चाहे तो जबरदस्ती करके शासन कर सकते हैं, लोगों के जीवन के अंदर इम्पैक्ट कर सकते हैं या उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। नेतृत्व के नए ब्रांड इस अध्याय में वर्णित नेतृत्व के 11 कारकों के साथ ही कुछ अन्य कारकों को गले लगा लेंगे। वह आदमी जो अपने इनको अपने नेतृत्व का आधार बनाता है, उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व करने का प्रचुर अवसर मिलेगा। मंदी लंबे समय तक थी, छोटे क्षेत्र छोटे तौर पर, क्योंकि दुनिया में नए ब्रांड के नेतृत्व का अभाव था। मंदी के अंत में ऐसे नेताओं की मांग जो नेतृत्व के नेतृत्व को लागू करने में सक्षम है, आपूर्ति की सीमा को पार कर गया था। पुराने प्रकार के कुछ कुछ नेता अपने आप को सुधार लेंगे और खुद को नेतृत्व के रूप में एक नया ब्रांड विकसित कर लेंगे, लेकिन आमतौर पर कहीं तो दुनिया को अपने नेतृत्व के लिए नई लकड़ी की तरह देखना होगा। यह आवश्यकता आपका मुख्य अवसर भी बन सकती है। इट मीन्स यहाँ पर क्या कहा गया दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा है, अगर आपने भी जो अभी हमने पिछले 11 पॉइंट को डिस्कस किया वन बाय वन, है ना, अगर आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके अंदर भी नेतृत्व की भावना और उसके गुण डेवलप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं उनको करे बिना स्किप करके आगे बढ़ जाऊं, यह पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों आपको एफर्ट्स तो लगाना है, काम तो आपको करना है, और जैसे जैसे आप काम करते चले जाते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते चले जाते हैं, आपकी सफलता का रेशियो भी लगातार बढ़ने लगता है। तो आपको भी लगातार उसके ऊपर काम करना है। नो डाउट कभी कभी हम मिस कर देते हैं, दैट इट्स ओके, है ना, लेकिन हमें प्रयास करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग के साथ में कनेक्ट कर पाए और वहां पर हम अपनी एक बहुत ही हेल्दी कम्युनिटी को बिल्ड कर पाए। अभी नेतृत्व में विफलता के 10 प्रमुख कारण आते हैं, तो इनको हम कल डिस्कस करेंगे। यानी जो अभी तक बताए गए हैं, देखो अभी क्या बताया सबसे शुरू में, नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएं, है ना, आप में क्या करना है, जो भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर मार्केट के अंदर गए हैं, राइट, आपको लोगों को सबसे पहले गाइड करते आना चाहिए, नेतृत्व करते आना चाहिए उनको, राइट। अभी हमने 11 पॉइंट के बारे में समझा, कौन कौन से उनके फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी उनकी विशेषताएं होती है। अभी हमें जो हम कल के चैप्टर में कवर करेंगे कि क्यों असफल हो जाते हैं लोग अपने जीवन में, नेतृत्व नहीं कर पाते, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बी ट्यून्ड विद अस, और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, राइट। थैंक यू।